हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल दबंग हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज हम स्वातंत्र वीर सावरकर, पूरा नाम जिनका था दामोदर विनायक सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, के जीवन चरित्र की चर्चा करना चाहते हैं। आज उनका जन्मदिन है। एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन है जो भारत के स्वातंत्र आंदोलन में मूर्तिमान संघर्ष का प्रतीक था, जिसका जीवन पूरी तरह से भारत मां को आज़ाद कराने, आज़ाद भारत की भवितव्यता के लिए पीढ़ियों को तैयार करने में आहुति की तरह जलता रहा। एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करना चाहते हैं जिसने स्वातंत्र आंदोलन की लड़ाई को लड़ते हुए कुछ ऐसे कर्तृत्व किए जिससे दुनिया चमत्कृत होती है। आज हम जब सावरकर की चर्चा करना चाहते हैं तो कुछ चीजों का स्मरण करना पड़ेगा। एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करना चाहते हैं जिसको ब्रितानी हुकूमत ने जो यातनाएं दी थीं, उन यातनाओं की कल्पना मात्र से किसी भी भारतवासी के मन में सिहरन पैदा हो जाती है। एक ऐसे व्यक्तित्व को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहते हैं जिसका नाम आते ही स्वतंत्र भारत की राजनीति में राजनेताओं का एक समूह अनजाना, अकारण, अनपेक्षित रूप से भयभीत हो जाता है। यहां कुछ चीजों की चर्चा करना चाहूंगा। 1901 वो समय है जब सावरकर ने पहली बार नासिक में ब्रिटेन को शत्रु देश घोषित किया था, शत्रु राष्ट्र घोषित किया था। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर आयोजित शोक सभा में उनका विरोध करते हुए उन्होंने कहा था कि हम क्यों शोक मनाएं, वो एक शत्रु देश की रानी है। ठीक, सवाल खड़ा किया था, क्या भारत के किसी भी महापुरुष के मरने पर ब्रिटेन के अंदर कोई शोक सभा हुई है? एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी विक्टोरिया के मरने के बाद जो हुई थी और जिसको लेकर के भारत के अंदर सरकारी स्तर पर उत्सव मनाए जा रहे थे, जगह जगह अंग्रेज राज की चाटुकारी करने वाले लोग आयोजन कर रहे थे, उस व्यक्ति ने पोस्टर लगा करके ये घोषित किया कि गुलामी का उत्सव मत बनाओ।
हम उस व्यक्तित्व की चर्चा करना चाहते हैं जिसने 1905 में स्वदेशी वस्त्रों की होली, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी, स्वदेशी का आंदोलन खड़ा किया था। और उस आंदोलन का परिणाम कितना था कि वो समय है जब कांग्रेस का गरम दल नरम दल एक तरह से लगभग सामने आ गया। 7 अक्टूबर 1905 को जलाई गई विदेशी वस्त्रों की होली के विरोध में इंडियन ओपिनियन में महात्मा गांधी ने उस घटना की निंदा की। उन दिनों दक्षिण अफ्रीका में थे और स्वातंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारे के साथ भारत में स्वातंत्र्य आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में लेख लिख करके स्वातंत्र वीर सावरकर को शिवाजी के समान बताया था। असामान्य बात थी। महाराष्ट्र में रहते हुए, पुणे में रहते हुए किसी व्यक्ति की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करना, यह उस कालखंड की दृष्टि से या किसी भी कालखंड की दृष्टि से असाधारण घटना है। और यह असाधारण घटना को घटित करने वाला, इस असाधारण ढंग से किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाला व्यक्ति यदि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उस समय ही 1905 में ही कैसा रहा होगा, उसकी तेजस्विता कैसी रही होगी। यह बात अलग है कि 1905 में जिस घटना का विरोध गांधी ने इंडियन ओपिनियन में किया था, उस घटना के 16 वर्षों बाद स्वयं महात्मा गांधी ने 11 जुलाई 1921 को मुंबई के परेल में विदेशी वस्त्रों की होली जला करके स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। वो पहले भारतवासी भी हैं जिसको स्वदेशी के आंदोलन के नाते विदेशी वस्त्रों को जलाने और विदेशी वस्त्रों को जलाने और स्वदेशी को स्वीकार करने के इस आंदोलन के नाते फर्ग्यूसन कॉलेज से निष्कासित होना पड़ा, किसी महाविद्यालय से निष्कासित होने वाले वो पहले व्यक्तित्व भी हैं। फर्ग्यूसन कॉलेज में उनके समर्थन में हड़ताल हुई, केसरी में उनके समर्थन में संपादकीय लिखा गया। यहीं तक बात खत्म नहीं होती है। छात्रवृत्ति मिली, बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड की पढ़ाई के दिनों उन्होंने क्या क्या किया था उसकी चर्चा तो मैं बाद में करूंगा। इंडिया हाउस किस प्रकार से दुनिया भर में भारत के आज़ादी के आंदोलन के लिए, क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बना, किस प्रकार से सावरकर भारत की आज़ादी के आंदोलन के सिद्धांतकार बने, इसकी चर्चा तो मैं बाद में करूंगा। लेकिन एक बात की चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि जो 1901 में किया था वही फिर 1909 में किया। 1901 में कहा था कि वह शत्रु देश की महारानी है, इस नाते उसकी शोक सभा नहीं होनी चाहिए। तो यह सिर्फ भावात्मक अभिव्यक्ति नहीं थी। अपनी 4 वर्षों की कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें लॉ ग्रेजुएट की उपाधि, बैरिस्टरी की उपाधि इसलिए नहीं दी गई कि उन्होंने मना कर दिया कि मैं ब्रिटिश राज के प्रति, ब्रिटिश राजा के प्रति वफादारी का शपथ पत्र नहीं भरूंगा और आजीवन उन्हें वकालत करने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। ये वही कालखंड है जब भारत की आजादी के आंदोलन के संबंध में 1885 से स्थापित
कांग्रेस निवेदन पत्र दे रही थी, मेमोरेंडम दे रही थी, अपने अधिवेशनों में अनुरोध कर रही थी। ब्रितानी हुकूमत के विरुद्ध कांग्रेस की जो सबसे बड़ी लड़ाई थी वो बंगाल विभाजन के बाद की लड़ाई है। बंगाल को मत बांटो, देश को आज़ाद करो, इसका आंदोलन, देश छोड़ करके अंग्रेज जाएं, इसका आंदोलन तो उस समय कांग्रेस की कल्पना में, कांग्रेस के नेतृत्व की कल्पना में भी नहीं था। ऐसी स्थिति में इंडियन इंडिपेंडेंस वार 1857, भारत का स्वातंत्र समर 1857, इस पुस्तक को उन्होंने लिखा और भारत की आजादी 1857 से ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ अनवरत चल रही एक संगठित आजादी की लड़ाई है और यह लड़ाई बदस्तूर जारी है। 1857 में भारतीयों के द्वारा किया गया संघर्ष कोई सिपाही म्यूटनी नहीं थी, राज के खिलाफ विद्रोह नहीं था, बरतानी हुकूमत और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह नहीं था, अपितु भारत की आजादी के लिए एक सशस्त्र, संगठित, सुनियोजित और नीति सिद्धांतों पर आधारित आजादी का यत्न था। आजादी के लिए सर्वस्व समर्पित करने वाले लाखों लाख लोगों को दुनिया के सामने एक अपनी किताब के द्वारा ले आने वाले व्यक्तित्व का नाम सावरकर है। एक ऐसी किताब के लेखक हैं जिस किताब के संबंध में 7 समुंदर पार तक, जिसके राज में सूरज नहीं डूबता था, इस प्रकार के साम्राज्य को स्थापित करने वाली ब्रितानी हुकूमत इतना डरी कि किताब को छपने के पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया। दुनिया में पहली और आखिरी बार ऐसा हुआ था कोई किताब पांडुलिपि के मैन्युस्क्रिप्ट के लेवल पर ही प्रतिबंधित की गई हो। कोई तो बात रही होगी, कुछ तो रहा होगा कि ब्रितानी हुकूमत उस एक व्यक्ति से इतना परेशान थी, इतनी चिंतित थी, उसके शब्दों से, उसकी लेखनी से, उसकी वाणी से, उसकी परेशानियां इस प्रकार से क्यों थी। और यह प्रतिबंध ब्रितानी संसद ने लगाया था, यह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं था, क्योंकि किताब तो अभी किसी ने देखी नहीं थी, किसी ने पढ़ी नहीं थी। किताब के संबंध में कुछ चर्चाएं सामने आई थी, उन चर्चाओं के आधार पर प्रतिबंधित हुआ था। लेकिन किताब छपी, फ्रांस से छपी, जर्मनी से छपी और भारत के अंदर भी छापी गई। भारत के अंदर छापने वाला कौन सा व्यक्तित्व था, ये जानकर के आप सबको आश्चर्य होगा कि भगत सिंह ने उस किताब को छपवाया था और वो उनके द्वारा किताब वितरित की गई थी। एक एक व्यक्ति ने उस किताब की 300-300 रुपए उस कालखंड में कीमत देकर के उस किताब को खरीदा, पढ़ा और भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में वो किताब भगवद गीता के समान पवित्र और प्रेरणादायी किताब मानी गई। सावरकर का स्मरण एक ऐसे व्यक्तित्व का स्मरण है जो बीच समुद्र में से कूद जाता है, तैर करके समुद्र पार करेंगे, शत्रु देश की सीमा को तैर करके पार करेंगे, समुद्री सीमा को जाएंगे फ्रांस में और आजादी की अलख जगाएंगे इस भाव से। 1910 में जब उन्हें लंदन से गिरफ्तार करके भारत ले आया जा रहा था, तो कूद पड़े वो। समुद्र में तैर करके पार करने की कोशिश की, गोलियां चलाई गई थी उन सबके बीच। पार करते हुए समुद्र में वहां तक पहुंचे जहां फ्रांस की सीमा प्रारंभ होती थी।
छल से उनको पकड़ा गया। समुद्र से पोर्ट होल से कूदना ये कोई भावात्मक निर्णय नहीं था। पोर्ट होल से कूदने की मानसिक तैयारी करने के लिए टॉयलेट में जो शीशा लगा रखा था जिससे निरीक्षण हो सके उसको अपने गाउन से ढक करके कूदना, इस प्रकार के बड़े खतरे सिर्फ भाव से नहीं, पूरी रणनीति के अंतर्गत, पूरी योजना के अंतर्गत और एक लक्ष्य को सामने लेकर के करने का मादा जिस प्रकार की भारतीय मेधा में होता है, जिस प्रकार के व्यक्तित्व की कल्पना भारत की आजादी के लिए, जिस प्रकार के क्षमता संपन्न युवकों की कल्पना स्वामी विवेकानंद ने की थी और कहा था ऐसे 100 युवक मिल जाएं तो भारत आजाद हो सकता है, भारत दुनिया पर अपना परचम लहरा सकता है, वैसे करने वाले किसी भी एक व्यक्तित्व का नाम उस कालखंड में दिखाई देता है तो स्वतंत्र वीर सावरकर हैं। इसके संबंध में उनके जीवनीकार आशुतोष देशमुख लिखते हैं कि सावरकर करीब 15 मिनट तैरकर तट पर पहुंच गए। तट रपटीला था, पहली बार तो वो फिसले, लेकिन दूसरे प्रयास में वो जमीन पर पहुंच गए। वो तेजी से दौड़ने लगे और 1 मिनट में उन्होंने करीब 450 मीटर का फासला तय कर लिया। उनके दोनों तरफ ट्रामें और कारें दौड़ रही थी। सावरकर करीब करीब नंगे थे। उन्हें पुलिस वाले दिखाई दिए और वो अंग्रेजी में चिल्लाए कि मुझे शरण चाहिए। पीछे दौड़ रहे सुरक्षा कर्मियों ने चोर चोर चिल्लाया और उन्हें पकड़ करके प्रतिरोध के बाद भी वापस लेकर के चले गए। यह मुकदमा हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला। एक ऐसे भारतीय, दुनिया में शायद ऐसा पहला कोई व्यक्तिगत व्यक्ति था, एक इंडिविजुअल, एक अकेला आदमी जिस पर मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला। दो देशों के बीच और दो देशों के लोगों के बीच तो चलता है, लेकिन ब्रिटेन का अपराधी है कि फ्रांस का शरणार्थी है आदमी भारत का। यह पहली बार दुनिया में हेग में मुकदमा आया था। यह अलग बात है कि हेग के उस मुकदमे में अंततः पराजय हुई थी, लेकिन इस पराजय का एक और इतिहास है। इस पराजय का परिणाम फ्रांस में इस प्रकार का पड़ा, फ्रांसीसी सरकार को कमजोर घोषित करके इस प्रकार का वहां जनदबाव बना कि फ्रांस के प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा भी दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। इस प्रकार के विविध प्रकार के अत्यंत अविश्वसनीय घटनाओं के पीछे का व्यक्तित्व अद्भुत है। अद्भुत व्यक्तित्व और उतना ही रहस्यमय बनाया गया उन्हें स्वतंत्रता के बाद। इन सब के बीच वह कांग्रेस की पद्धति, कांग्रेस की कार्य पद्धति, कांग्रेस की आज़ादी के लड़ाई के तौर तरीकों में उनकी आस्था न होने के कारण से बहुत खराब स्थितियों का सामना उन्हें जीवन में करना पड़ा। जिसमें एक बात सावरकर के बारे में अब भी दुष्प्रचार के रूप में जारी है। सावरकर ने माफी मांगी।
प्रथमतः जिसको माफी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वो माफीनामा नहीं है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन माना कि माफी मांगी और एक बार नहीं कई बार मांगी, लेकिन जेल से बाहर निकल करके क्या किया है इसका विचार किए बिना केवल माफीनामे के आधार पर सावरकर को यदि लांछित किया जा सकता है तो ऐसे तो सैकड़ों लोग हैं जिनके संबंध में यह चर्चा करनी पड़ेगी कि उनको क्या कहा जाए। उन्होंने एक पिटीशन डाला था और उस पिटीशन को डालने का सुझाव स्वयं महात्मा गांधी ने दिया था। हम सब महान क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल के बारे में जानते हैं। एक ऐसी ही पिटीशन देकर के वो छूटे थे। अशफाकुल्लाह खान ने एक ऐसा ही पिटीशन दिया था और जिस पर स्वीकृति भी हो गई थी, लेकिन भय से उनको फांसी दे दी गई। तब तक गांधी की दृष्टि में सावरकर एक बड़े नेता थे। यंग इंडिया में सावरकर ब्रदर्स पर लेख लिख करके गांधी ने स्वयं स्वीकार किया था। और यह माना था कि वो स्वदेशी आंदोलन के बड़े नेता हैं। बिना उस पिटीशन को पूरा पढ़े हुए, पिटीशन उपलब्ध है, कोई भी पढ़ सकता है, उसमें उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए हैं। उन सवालों को समझे बिना और पहले और दूसरे पिटीशन के बीच उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, जो यातनाएं दी गई थी, उन यातनाओं को समझे बिना और वो जब बाहर आए थे, बाहर आकर के उन्होंने क्या किया है उसका मूल्यांकन किए बिना नहीं समझा जा सकता है। उन्होंने जेल मैनुअल के संबंध में कुछ सवाल खड़े किए थे। उन्होंने पूछा था कि आखिर क्या कारण है वो राजनीतिक बंदी हैं, राजद्रोह के अपराधी हैं, तो उन्हें बलात्कार करने वाले, चोरी करने वाले, आपराधिक कृत्य वाले कैदियों के साथ क्यों रखा गया है? उनके साथ राजनीतिक कैदी का बर्ताव क्यों नहीं किया जा रहा है? जिस प्रकार से अन्य राजनीतिक कैदियों को पत्र लिखने और अपने संपर्क के लोगों से मिलने जुलने के लिए सुविधाएं दी जाती हैं, उन्हें क्यों नहीं दी जा रही हैं? एक आंदोलनरत व्यक्ति को इसकी मांग क्यों नहीं करनी चाहिए? उन्नीस 1917 में फिर उन्होंने एक पिटीशन डाला था। उस 1917 के पिटीशन में उन्होंने जो कहा था वो बात क्यों नहीं चर्चा में आती है कि मुझे अंदर रखा जाए लेकिन मेरे साथियों को छोड़ा जाए। एक साथ 169 कैदियों को छोड़ा जाए, इसके पिटीशन को सावरकर के माफीनामे के रूप में प्रस्तुत करना इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आत्माहुति देने वाले स्वातंत्र वीरों का अपमान है। उसका जो फॉर्मेट था, एक सेट फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट को भर करके बहुत सारे लोग बाहर आए थे। वो कौन कौन से लोग बाहर आए थे उसके नाम भी मैं इस व्याख्यान के अंत तक उसके नाम भी मैं इस व्याख्यान के अंत तक बताने की इच्छा रखता हूं। लेकिन उस फॉर्मेट को समझना है कि उस फॉर्मेट का अंतिम हिस्सा था कि इस अवधि में न तो मैं किसी राजनीति में भाग लूंगा, न ही राज्य क्रांति में, और यदि मुझ पर पुनः राजद्रोह साबित हुआ तो मैं आजीवन कारावास की सजा भुगतने को तैयार हूं। ये माफीनामा है क्या?
ये करार पत्र है, एक समझौता पत्र है। समझौते की भाषा तो गांधी इरविंग के समझौते की भाषा पर चर्चा करनी पड़ेगी। ये दूसरा सवाल खड़ा किया जा सकता है कि भगत सिंह भी माफी मांग सकते थे, उन्होंने नहीं मांगा। लेकिन दोनों अंतर को समझना पड़ेगा। भगत सिंह ने यह तय कर लिया था, धमाका करूंगा और फांसी चढ़ूंगा जिससे आवाज दूर तक जाए। इंडिया हाउस के दिनों से लेकर के और भारत की आजादी तक सावरकर ने इस क्रांति के लिए जो रास्ता चुना था, वो रास्ता था संगठन खड़ा करना, लोग बनाना, लोगों को प्रशिक्षित करना, लोगों को प्रेरणाएं देना, उनके लिए संसाधन इकट्ठा करना और उन संसाधनों से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जो भी स्थिति पूरी दुनिया में बनाने के लिए बन सकती है, उसके प्रयास करना। एक संकल्प साहस का संकल्प था तो दूसरा संकल्प चातुर्य का संकल्प था। काला पानी की सजा में तिल तिल करके मर जाने से भारत मां आजाद नहीं होने वाली थी। लक्ष्य स्पष्ट होने पर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रास्ते तो तय होते हैं। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि 1905 से ही तिलक जैसे लोग उनमें छत्रपति शिवाजी सा चातुर्य, साहस, शौर्य, पराक्रम देख रहे थे। एक कदम पीछे जाना, 2 कदम आगे बढ़ना, 4 कदम पीछे जाना, 10 कदम आगे बढ़ना, इस प्रकार के जो गुरिल्ला युद्ध की प्रणाली थी, शिवाजी की प्रणाली थी, वह सावरकर को पसंद थी। इटली में मैजनी ने जो लड़ाई लड़ी, जो वो लड़ाई का पद्धति उन्हें पसंद थी, इसलिए मैजनी चरित्र को उन्होंने क्रांतिकारियों को समझ में आया, स्वतंत्र सेनानियों को समझ में आए, इसके लिए मैजनी चरित्र भी लिखा था। जो शिवाजी का लक्ष्य सामने रखे हो, जो मैजनी की कार्यपद्धति सामने रखे हुए हो, जो स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जिन उपकरणों का विकास कर रहा हो, वो उपकरण 1857 से प्रारंभ हो रहे हों, उसका एक करार पत्र के द्वारा, एक समझौते के द्वारा जेल से बाहर आना निंदनीय घटना नहीं हो सकती है। और मुझे लगता है कि यहां पर यह चर्चा कर ही लेनी चाहिए कि सावरकर जिस करार पत्र पर बाहर आए थे, उस करार पत्र को लिखने वाले और कौन कौन से लोग हैं। उस प्रकार के माफीनामे लिखने वाले लोगों में 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में माफीनामा लिख करके रिहा होना और मुखबिरी करने वाले जो बड़ी संख्या है, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन माफीनामे पर छूटने वाले कुछ कामरेडों के नाम जरूर यहां मैं चर्चा करना चाहूंगा। एस अमृत पाठ डागे, बेटी रणदिवे, मिराजगर पाटकर, राहुल सांकृत्यायन, सज्जाद जहीर, AK घोष, सुनील मुखर्जी, हर्षदेव मालवी, SV घाटे, ये बड़े नाम हैं जो 42 के आंदोलन में माफीनामा लिखते हैं। सावरकर के इस माफीनामे पर नासमझी की बातें वही कर रहे हैं जिन्होंने कभी सुभाष चंद्र बोस को तोजो का कुत्ता कहा था। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इस देश में उन महानायकों में हैं जिन महानायकों ने सावरकर से प्रेरणा ली थी। चर्चा करनी पड़ेगी मदन लाल ठीकरा की, चर्चा करनी पड़ेगी खुदीराम बोस की, चर्चा करनी पड़ेगी चंद्रशेखर आजाद की, भगत सिंह की, चर्चा करनी पड़ेगी सुभाष चंद्र बोस की। ये वो लोग हैं जो सावरकर के लेखन से, सावरकर के जीवन से प्रेरणाएं लेते हैं, परामर्श लेते हैं, रणनीतिक विमर्श करते हैं।
कुछ ने किताबें पढ़ी, कुछ ने बातचीत की, किताबें भी बड़ी, बातचीत भी की। वस्तुतः उनकी किताब माई ट्रांसपोरेशन जिसने नहीं पढ़ी है, वह किन कारणों से सभी कैदियों के लिए माफ़ीनामे की याचिका, माफ़ी की याचिका तैयार की गई थी, ये नहीं समझ सकता है। उसमें एक कैदी की आत्महत्या जिसने विचलित किया था, इंदु भूषण नाम था उसका, उस आत्महत्या के कारण से वो विचलित हुए थे। उन्हें लगा था अकारण अनावश्यक लोगों की जाने नहीं जाना चाहिए। पहले पत्र से जब अंग्रेज सरकार नहीं सुना तो उन्हें लगा कि शायद वह इतने खतरनाक है अंग्रेजी शासन के लिए कि जिसकी कल्पना मात्र से अंग्रेजी शासन सिहर उठता है। सही बात है, एक व्यक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा कोई राष्ट्र लड़ने जाता है तो ये सामान्य घटना तो नहीं होती है। एक व्यक्ति के लिए अगर किसी के देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है तो कोई सामान्य घटना तो नहीं होती है। इससे उस व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र तो समझा जा सकता है। लेकिन ये सभी कैदी अंडमान की विपरीत परिस्थितियों में अपने जाने दे रहे हैं, जान खो रहे हैं, जीवन समाप्त हो रहा है उनका। इनको बचाने का यत्न करना चाहिए। ये यत्न भी उसके पीछे का कारण था। लेकिन किसी को लग सकता है कि आखिर कोई तो कारण है कि मैं इतनी सफाई दे रहा हूं, तो मैं सफाई नहीं दे रहा हूं। मैं तो सिर्फ याद करना चाहता हूं कि गांधी ने क्या कहा है। गांधी कहते हैं कि सावरकर ने जो कदम उठाया माफीनामा देकर के वो बाहर आए, एक चतुरता का कदम था। उन्होंने एक स्थिति का लाभ उठाते हुए एक प्रयास किया जिसके कारण से बहुत सारे क्रांतिकारियों और राजनीतिक कैदियों को जेल से बाहर आने का अवसर मिला। सावरकर जेल में रह करके वो कुछ नहीं कर सकते थे जो आजादी के आंदोलन के लिए वो जेल से बाहर रह करके कर सकते थे। ये सब कुछ इतिहास में मूल्यांकित नहीं हुआ है। जिनको सावरकर के बाहर आ जाने से तकलीफ है उनके लिए सवाल जरूर खड़ा होता है, क्या सावरकर काले पानी के नर्क को अपने जीवन की नियति मान करके 25-25 वर्षों के 2 आजीवन कारावास स्वीकार करके अंडमान के जेल में अपनी मृत्यु को स्वीकार करते? क्या जेल में रहते हुए वो अंग्रेज अफसरों की बग्घियों को खींचने का काम करते? जैसा आशुतोष देशमुख लिखते हैं कि इस अंडमान में सरकारी अफसर जो बग्घियों पर चलते थे, उन बग्घियों को सावरकर समेत तमाम कैदी खींचते थे। क्या वो कोल्हू में तेल निकालते हुए बैल की जिंदगी जी करके मर जाते, या बाहर आकर के देश का जागरण करते? देश के नौजवानों के लिए उन्होंने जो महान साहित्य प्रस्तुत किया है वह हिंदू पदपादशाही के रूप में उनका जो लेखन आया है, हिंदुत्व की फिलॉसफी के रूप में जो उन्होंने भारत के जीवन दर्शन को प्रतिपादित किया है, भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को प्रतिपादित किया है, और भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के आधार पर भारत के राजनैतिक राष्ट्रीयता और भारत की आजादी के अधिकार को प्रतिपादित किया, इस प्रकार का महान लेखन न करते? सावरकर
का जेल से बाहर आना न तो उनका पलायन था, न उनकी कायरता थी और न उनकी भूल थी। यह एक रणनीतिक निर्णय था भारत की आजादी में, आसन्न आजादी को देखते हुए एक स्वतंत्र सेनानी के द्वारा अपनी भूमिका को निर्वहित करने के लिए रास्ते निकालने की। इस अवसर पर जरूर मैं सावरकर के बारे में, इस काल के अत्यंत श्रेष्ठ पत्रकार, विचारक और स्वयं दूसरी आजादी की लड़ाई, आपातकाल की लड़ाई के महानायक श्रीमान राम बहादुर राय जी के शब्दों को उद्धृत करना की कोशिश कर रहा हूं। सावरकर की कोशिश रहती थी कि जितना काम करने का समय मिले, भूमिगत रह करके या बाहर रह करके काम करने का जितना समय मिलेगा उतना ही अच्छा है। सावरकर इस पचड़े में नहीं पड़े कि उन्हें माफ़ी मांगने पर लोग क्या कहेंगे, बल्कि उनकी सोच थी कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे तो जो करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। और सावरकर करना क्या चाहते थे? सावरकर जो करना चाहते थे उसकी घोषणा उन्होंने 1901 में कर दी थी। इंग्लैंड हमारा शत्रु देश है। इंग्लैंड के राजा और रानी हमारे शत्रु देश के राजा और रानी हैं। इंग्लैंड के शासन में, ब्रितानी साकसत में भारत को नहीं रहना चाहिए। शायद वो बाहर नहीं आए होते तो एक बड़ी लंबी सूची है जिन लोगों ने सावरकर की प्रेरणा को स्वीकार किया है। कुछ चर्चा की थी, कुछ और नाम मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि सावरकर से प्रेरणा लेकर के जो महान क्रांतिकारी, महान आजादी के योद्धा भारतीय स्वातंत्र समर के इतिहास में ज्वाजल्यमान नक्षत्र के रूप में दिखाई देते हैं, उनमें लाला हरदयाल की चर्चा करनी होगी, मदन लाल डीगरा की चर्चा करनी होगी, अनंत कान्हेरे की चर्चा, पांडुरंग खानकोजे की चर्चा, निरंजन पाल, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, रास बिहारी बोस, सेनापति बापट, कॉमरेड डांगे स्वयं, भगत सिंह, राजगुरु और इन सब से आगे बढ़कर के सुभाष चंद्र बोस। इस मालिका की निर्मित में जो योगदान है, उस योगदान को सामने रख करके स्वतंत्र वीर सावरकर की चर्चा हो, यह आवश्यक है। गांधी के प्रतिरोध में स्वतंत्र वीर सावरकर की चर्चा नहीं होना चाहिए। हिंदुत्व के दर्शन को, हिंदुत्व के आधार पर हिंदुस्तान की निर्मित के विचारक के रूप में सावरकर की चर्चा होनी चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा होना चाहिए जो देश को ही ईश्वर स्वीकार करता है, देश जिसके लिए भगवान है, जो देश के अपमान को ईश्वर का अपमान मानता है। सावरकर की आंदोलन के दर्शन को समझना होगा, तब जाकर के आगे बात कर सकते हैं। सावरकर क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक थे, सशस्त्र आंदोलन के समर्थक थे। शत्रु राष्ट्र के साथ उसकी भाषा में उसका जवाब दिया जाना चाहिए, इसके सिद्धांतकार थे, इसके रणनीतिकार थे, इसके योद्धा थे। और इस फिलॉसफी को प्रतिपादित करते हुए वो मानते हैं कि एक पराधीन देश के लिए शास्त्राचार धर्म है, शस्त्राचार धर्म है। शस्त्र के द्वारा आजादी ली जानी चाहिए, शस्त्र के द्वारा, युद्ध के द्वारा आजादी की प्राप्ति
एक पराधीन देश का धर्म है, लेकिन स्वतंत्र राष्ट्र के लिए यह घातक है। स्वतंत्र राष्ट्र कैसा होगा? स्वतंत्र राष्ट्र वो है जो अन्याय दूर करने के लिए संविधान का रास्ता बनाता है, जो अहिंसा के रास्ते चल करके अन्याय दूर करता है। लेकिन राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्र शक्तिशाली हो, इसके लिए कोई राष्ट्र बड़ा राष्ट्र तभी होता है जब उसकी सैन्य शक्ति बड़ी होती है। भारत के संदर्भ में और दुनिया के संदर्भ में भारत की आजादी के बाद नवोदित होने वाले राष्ट्रों के बारे में विचार कर लें। बड़े राष्ट्र कौन बने हैं? जिन्होंने सामरिक ताकत अर्जित की है, जिन्होंने सामरिक ताकत के आधार पर दुनिया में दबदबा कायम किया है और अपने नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने संविधान सम्मत व्यवस्थाएं खड़ी की हैं। सावरकर इस सिद्धांत के संस्थापक हैं, इस दृष्टि के संस्थापक हैं। वस्तुतः सावरकर के जीवन में उनको इस सारे के बीच से प्राप्त किया हुआ है, इसका जब तक मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक भी बात नहीं समझ में आएगी। यहां पढ़ाई कर रहे थे, फर्ग्यूसन कॉलेज से निकाल दिए गए। भारत मां की आजादी के लिए एक आंदोलन के अंतर्गत निकाल दिए गए। 5 वर्ष लंदन में बिताया। चार वर्ष लॉ की पढ़ाई की, लेकिन उपाधि पत्र अर्जित नहीं कर सके क्योंकि राजभक्ति दर्शाने से मना कर दिया। उसमें फिर किया क्या? वस्तुतः लंदन जाना भी एक रणनीति थी। इस रणनीति को अगर डिग्री लेना उद्देश्य होता तो एक कागज के टुकड़े पर वहां भी तो दस्तखत कर सकते थे। जो कथित माफीनामे पर दस्तखत कर सकता है और माफीनामा भेज सकता है जेल से छूटने के लिए, वो अपने जीवन को बनाने के लिए और जीवन को आगे चलाने के लिए 5 वर्षों तक की जो डिग्री ली थी, जो मात्र औपचारिकता थी कि राजभक्ति दर्शाने वाले और राजभक्त विधि व्यवसायी के रूप में मैं काम करूंगा, इस प्रकार का संकल्प लेने वाली औपचारिकता को क्यों नहीं पूरा किया? तो डिग्री लेना, कानून का विशारद बन जाना, कानून के लिए काम करना और कानून का बड़ा वकील बन करके अपनी आजीविका चलाना, यह सावरकर का जीवन लक्ष्य नहीं था। सावरकर का जीवन लक्ष्य था ब्रिटेन शासित भारत में भारतीयों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, भारत की जो दुर्दशा हो रही है, यह दुर्दशा पूरी दुनिया में जानी चाहिए। इसके लिए इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने इंडिया हाउस को केंद्र बना करके भारत से यूरोप तक एक नेटवर्क खड़ा किया। अमेरिका तक के क्रांतिकारियों के साथ संपर्क किया, जिसमें आयरिश, फ्रांसीसी, रशियन, अमेरिकन क्रांतिकारियों के साथ नेटवर्किंग खड़ी की, वहां के प्रेस के साथ नेटवर्किंग खड़ी की और परिणाम हुआ कि ब्रितानी हुकूमत ने, जहां तक उसकी हुकूमत थी, जहां तक के उसके उपनिवेश थे, उनमें सर्वाधिक खतरनाक राजद्रोही के रूप में किसी व्यक्ति को चिन्हित किया। तो उस व्यक्ति का नाम सावरकर है। विनायक दामोदर सावरकर शायद अकेले व्यक्ति हैं जिन्हें क्रिमिनल एक्ट 1881 के अंतर्गत भारत को प्रत्यावर्तित किया गया। तो एक वैध छात्र थे लंदन में, इसलिए उनको अपील करना, अपने बचाव करने का अधिकार था। जिन कानूनों का हवाला देकर के लंदन की सरकार आज भी
भारत से भाग गए तमाम अपराधियों को प्रत्यावर्तित नहीं कर रही है, वो कानून 1881 में आया था। उसका लाभ सावरकर को नहीं प्राप्त हुआ। कोई और है क्या? कोई और है क्या जिसको 2 आजीवन कारावास एक साथ और अलग अलग चलाने की सजा हुई हो? कल्पना करिए जिसके 2 भाई यातना सह रहे हों, अगल बगल के सेल में रह रहे हों, कोल्हू चला रहे हों, उनके बीच अपनी मेधा को, अपनी बुद्धि को, अपने संकल्प को संयत रखते हुए कविता लिख रहा हो, विचार कर रहा हो, रणनीति बना रहा हो, इस जेल से बाहर निकल करके फिर भारत मां की आजादी के लिए अपना योगदान प्रस्तुत करूंगा, इसके सपने सजा रहा हो। तो ऐसा दिखता नहीं है कोई और। आज हम सबको विचार करना पड़ेगा कि सावरकर के माफीनामे में लिखा क्या गया था। उस माफीनामे में जो लिखा गया था, कथित माफीनामा, वो एक पिटीशन है, एक याचिका है, माफीनामा नहीं है। लेकिन उस कथित माफीनामे में जो लिखा गया था, उन्होंने कहा था मैं किसी प्रकार के तरजीही व्यवहार की मांग नहीं कर रहा। कहते हैं कि मुझे लगता है कि स्वतंत्र राष्ट्रों की दुनिया में एक राजनीतिक कैदी के रूप में किसी भी सभ्य प्रशासन से इसकी उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक कैदी को कुछ तरजीह दी जाए। मैं तो बस उन सामान्य सुविधाओं की मांग कर रहा हूं अपने लिए और अपने साथी कैदियों के लिए, जो यूरोप, ब्रिटेन सहित यूरोप के जेलों में निकृष्टतम अपराधियों को भी प्राप्त होती है। यह पंक्ति जेंटलमैन्स रूल ऑफ लॉ का मखौल उड़ाना था। इस प्रकार की हंसी इस महान साम्राज्य की, जिसके कसीदे काढ़े जा रहे थे, उस समय भी निवेदन किया जा रहा था। कांग्रेस जैसे बड़े दलों के साथ के द्वारा भी निवेदन पत्र पढ़े जा रहे थे कि हे प्रभु हमको आज़ादी दीजिए, हे प्रभु हमको चुनाव का अधिकार दीजिए, हे प्रभु हमको डोमिनियन स्टेट दीजिए। और 1930 तक ये चलता रहा। 1901 से लेकर के 1924 तक लगातार भारत की संपूर्ण आजादी, समग्र आजादी, और हमको गुलाम बनाने वाले हमारे शत्रु हैं और ब्रिटेन हमारे लिए एक शत्रु राष्ट्र है, इसलिए उसके साथ युद्ध होना चाहिए। इस प्रकार के सिद्धांतकार को लांछित किया जाना और लांछित करने के लिए उन सिद्धांत पत्रों को प्रस्तुत करना जिसमें डोमिनियन स्टेट से आगे बात नहीं बढ़ रही थी। मुकम्मल आजादी की मांग कांग्रेस ने 1930 में पहली बार की थी। इसलिए मूल्यांकन करना पड़ेगा, वर्तमान संदर्भों में सावरकर के संबंध में मूल्यांकन करना पड़ेगा कि सावरकर की उस याचिका को माफीनामा कहने वाले लोग कौन से हैं। नाम समान है, एक तरफ सावरकर ने माफी मांगा और देशद्रोह किया, इस प्रकार का झूठा प्रचार करते हैं। दूसरी तरफ भारत को तोड़ने की साजिश करने वाले, भारत में आतंकवाद फैलाने वाले, भारत राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े करने के षड्यंत्र करने वाले
कानून के द्वारा, भारत के संविधान के अंदर स्थापित कानून के अंतर्गत दोष सिद्ध अपराधियों को विदेशी नागरिकों को, जिसमें कसाब भी है, जिसमें याकूब मेनन भी है, मानवाधिकार के नाम पर, राजनीतिक अधिकार के नाम पर, प्रतिरोध के अधिकार के नाम पर माफी दिया जाना चाहिए, इसकी मांग करते हैं। ये दो प्रकार के मानदंड कैसे हो सकते हैं? इतिहास लिखने का जो स्वरूप रहा है उसका पुनरावलोकन करना पड़ेगा, उसकी पुनर्मीमांसा करनी पड़ेगी। अगर हम पुनरावलोकन और पुनर्मीमांसा नहीं करते हैं तो हम वास्तव में एक ऐसे महान व्यक्तित्व, भारत मां के ऐसे श्रेष्ठ बेटे, जिसका लेखन और जिसका जीवन चरित्र जान करके, समझ करके हजारों हजार लोगों ने भारत की आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा पाई थी, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व को अपमानित कर रहे हैं, लांछित कर रहे हैं। और यह अपमान और लांछन वस्तुतः उन हजारों लाखों स्वातंत्र समर में आत्माहुति दिए हुए, भारत मां की सेवा में अपना जीवन समर्पित किए हुए अमर बलिदानियों का है। सिर्फ एक किताब पर्याप्त है। 1857 पर लिखी गई उनकी किताब पर्याप्त है कि उन्हें भारत के श्रेष्ठतम व्यक्ति के रूप में उपस्थित करें। लाखों लोगों के बलिदान को जिस प्रकार से एक विद्रोह के रूप में, सिपाही विद्रोह के रूप में तब्दील किया गया था, उसको तार तार करते हुए ब्रितानी अन्याय, अत्याचार, शोषण और भारतीयों के स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष और पराक्रम को सामने लाने वाले व्यक्तित्व के रूप में ही सावरकर का विचार करना उनके प्रति जन्म जन्म के लिए, किसी भी भारतवासी के लिए ऋणी होने के लिए पर्याप्त है। बहुत सारी चीजें हैं इतिहास में। यदि अंग्रेजों का साथ देना अपराध है तो इस अपराध की सजा बिना साथ दिए हुए सावरकर को मिलती है, और साथ देने वाले बहुत महान लोगों की नहीं मिलती है। इस दृष्टि से गांधी भी अपवाद नहीं है। गांधी को भी प्रथम विश्व युद्ध में, बोयर युद्ध में सक्रिय भाग लेने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध में भारतवासियों को ब्रिटेन की सहायता करनी चाहिए, इस अभियान कराने के लिए सम्मान भी प्राप्त हुआ था। लेकिन वह भी एक रणनीति थी। वो अपने लोगों की तैयारी के लिए, भारत को आज़ादी प्राप्त करने के लिए तैयार करने के लिए जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के मूल्यांकन के आधार पर लिया गया गांधी का निर्णय था। जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के आधार पर याचिका करके, कानूनी पेच फंसा करके, रणनीति से, चालाकी से, किसी भी ढंग से आजाद रहते हुए, भूमिगत रहते हुए, प्रच्छन्न रहते हुए, अपने को छिपाते हुए, जिस किसी भी ढंग से भारत की आज़ादी में योगदान किया जा सकता है, जिस किसी भी तरह से इस आज़ादी को तेज किया जा सकता है, इसको और प्रकर्षोज्वल किया जा सकता है, इसका यत्न करने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के स्वातंत्र समर में अप्रतिम व्यक्तित्व, स्वातंत्र वीर सावरकर के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। इसके साथ ही
कि इस देश में गांधी और सावरकर को दो अलग अलग खांचों में रखने की कोशिश की गई है, बिना यह जाने कि सावरकर का लक्ष्य क्या है, बिना यह जाने कि गांधी का लक्ष्य क्या है। भारत की आजादी के लिए सशस्त्र आंदोलन होना चाहिए, इस विरोध को हटा दिया जाए तो गांधी और सावरकर में कोई भेद नहीं है। भारत माता गांधी भी कहते हैं, सावरकर भी कहते हैं। अपने हिंदू होने का गौरव गांधी को भी है, सावरकर को भी है। हिंदुस्तान में उपासना पंथ के आधार पर राष्ट्रीयता नहीं है, अपितु यह जियोग्राफिकल कल्चरल अवधारणा है। इस बात को गांधी ने भी माना है, इस बात को सावरकर ने भी माना है। छुआछूत भारत के समाज की सबसे बड़ी समस्या है, भारतवासियों के पराभूत होने का सबसे बड़ा कारण है, भारत के विभाजन का महान दाग है। जाति पर आधारित श्रेष्ठता समाप्त होनी चाहिए। ये गांधी से पहले सावरकर ने निर्धारित कर दिया था। दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। गांधी के सप्त महापापों की चर्चा करें या सावरकर के सप्त बंदियों की चर्चा करें, दोनों एक ही दिशा में जाते हैं। स्वदेशी स्वावलंबन के दृष्टिकोण की बात करें तो सावरकर जिस प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं, वही सिद्धांत का प्रतिपादन गांधी भी कर रहे हैं। केवल उपकरणों के भेद के आधार पर दोनों को नितांत विरुद्ध धर्मा करके, जो सावरकर का है वो गांधी का नहीं है, जो गांधी का है वो सावरकर का नहीं है, इस देश में विभाजन की राजनीति की गई। स्वतंत्र भारत को दो टुकड़ों में विभाजित किया गया। सावरकर पर गांधी की हत्या के आरोप लगे, इस देश की अदालत ने उन्हें बरी किया। लेकिन अदालतों के बरी करने के बाद भी कुछ लोगों को इस देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। याचिका देके छूट गए तो अपराधी, और न्यायालय ने छोड़ दिया तो भी अपराधी। ये दोनों हो सकता है क्या? याचिका देकर के छूटा, न्यायालय ने अपराधी घोषित किया था तो सावरकर अपराधी हैं, तो कम से कम एक अपराध से तो उनको मुक्त किया जाना चाहिए जिसमें न्यायालय ने उनको निर्दोष माना था। कोई सबूत नहीं, कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी गांधी की हत्या में सावरकर की भूमिका है, इसका नहीं प्राप्त होने के बाद भी। इसलिए कि सावरकर के नेतृत्व में संभावना थी कि इस देश में विभाजन के बाद एक सशक्त राजनैतिक दर्शन प्रतिपादित होगा। भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरेगा, एक सामरिक ताकत के रूप में उभरेगा, एक जनशक्ति के रूप में उभरेगा। सावरकर न होते तो गोवा आज़ाद हुआ होता कि न हुआ होता, ये संशय के दायरे में है। भारत की आज़ादी के बाद जब सब लोग सत्ता के बंटवारे में हिस्सा ले रहे थे, उस एक व्यक्ति को स्मृत करिए कि उसके बाद भी गोवा की आज़ादी की योजना करता है। और गोवा की आज़ादी के बाद उन्होंने मान लिया था कि भारत भूमि का जितना हिस्सा आज़ाद कराया जा सकता था, भारत में एक शासन के अंतर्गत, एक राष्ट्रीयता के अंतर्गत लाया जा सकता था। वह जीवन लक्ष्य मेरा पूरा हो गया है, इस नाते मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। तो उपवास करके, प्रायोपवेशन करके अपने जीवन का त्याग करने वाले महान क्रांतिकारियों के महान प्रेरणा स्तंभ स्वातंत्र वीर सावरकर को मैं अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। मैं श्रद्धांजलि इसलिए समर्पित करता हूं क्योंकि दुनिया में कोई एक दूसरा व्यक्ति नहीं दिखाई देता एक साथ इतनी प्रतिभाएं जिसमें हो। सशस्त्र क्रांति करता है, पत्रकारिता करता है, कविता लिखता है, इतिहास लिखता है,
समाज सुधार के अस्पृश्यता निवारण के आंदोलन चलाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की स्थापना करता है, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित और राष्ट्र को ईश्वर मान करके संस्कृति स्थापित कर सकती है, इस प्रकार का दर्शन बनाता है। और इन सब के बाद भी अपने को नास्तिक घोषित करता है, कर्मकांड से दूर है, आडंबर से दूर है, और यहाँ तक कि ईश्वर की अपेक्षा इस राष्ट्र को ही सबका आराध्य प्रतिपादित करता है। यह भारत माँ ही आराध्य है, राष्ट्र देव ही आराध्य है, यही जागृत देवता है। ये बात विवेकानंद ने कही थी। विवेकानंद के उन वचनों को अपने जीवन में चरितार्थ करके भारत राष्ट्र को ही ईश्वर के स्थान पर प्रस्तुत करके क्रांति की अलख जगाने वाले, आंदोलन की अलख जगाने वाले, तिल तिल करके जलने वाले स्वातंत्र वीर सावरकर को अपनी सर्वोच्च प्रणामांजलि प्रस्तुत करते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल दबंग हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।